हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज हम यहाँ पर जो परंपरागत टॉपिक चल रहा है उससे हट करके एक बात रखने आए हैं और पुरानी चीजों को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लंबा अरसा बीता है टाइम एंड टेंस, वॉइस, डिग्री और नरेशन के बाद, जहां पर मैंने किसी ग्रामेटिकल टॉपिक को लेकर के उसके कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश की है। कारण रहा है क्लासरूम, साथ में प्रॉब्लम सॉल्यूशन और प्रीवियस ईयर, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी। इसके सेशन और सेशन के बीच में टाइम कम रहता था, जिस वजह से ग्रामर के टॉपिक रह गए और बच्चे भी लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उन्होंने इस बात को मान लिया है कि ग्रामर में किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट की कोई बात नहीं होती है और ग्रामर में बस रटना होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं यहाँ पर फिर से ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट वाले सीरीज को शुरू कर रहा हूं और शुरुआत करेंगे हम रिव्यू से। वन शॉट रिव्यू। टाइम एंड टेंस को हम बहुत ज्यादा करेंगे तो 2 से 3, वैसे कोशिश करूंगा कि मैं एक में ही ज्यादा से ज्यादा समेट दूं, लेकिन 2 से 3 एपिसोड में इसको समेट दूंगा। वॉइस 2 में समेटा जाएगा, डिग्री 1 सेशन में समेट लेंगे। बाकी अगर आपको विस्तार से देखना होगा तो पूरा वीडियो है। तो मैं रिव्यू इसलिए रख रहा हूं ताकि मेरे जो पढ़ाने का अप्रोच है वो आपके जहन में ताजा हो जाए, ताकि हम इसके बाद जो चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत जरूरी है पढ़ना, कंजंक्शन पढ़ना जरूरी है, प्रेपोजिशन पढ़ना जरूरी है, प्रोनाउन पढ़ना जरूरी है। तो उन सब चैप्टर्स को जब लेकर के आए और जब हम बात करें अपने अप्रोच की, तो आप सब जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर रहे हैं, सब फ्रेंडली हो सके, क्योंकि जहन में ताजा होना बहुत जरूरी होता है। और जब लोग आगे बढ़ जाते हैं, तैयारी करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग से ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट निकलता चला जाता है, रह जाता है कि इसके साथ ये लगेगा, उसके साथ वो लगेगा। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कम से कम समय लेते हुए टाइम एंड टेंस को अच्छे से समझाया जाए। और वैसे लोग यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल, वैसे क्या सारे लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। और अगर आप उसको भगाते हैं या फिर वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो ग्रामर में वैसे भी परेशानी रहती ही है, कंफ्यूजन रहता ही है। यहाँ पर हर एक कंफ्यूजन के जवाब के लिए हम उपस्थित हैं। आपके मन में कुछ रह जाता है तो आप कमेंट में लिख करके पूछिएगा। अगले सेशन में हम उसको जरूर यहाँ पर आपके सामने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइएगा और गुजारिश ये है कि वीडियो में बने रहिएगा, भगा भगा करके नहीं देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं आज जो यहाँ पर रिव्यू लेकर के उपस्थित हुआ हूं वो बहुत ही टेंशन वाला पेपर रहा है सबके लिए, बहुत ही टॉपिक कही, बहुत ही टेंशन वाला रहा है। वो है टाइम एंड टेंस। इसमें 2-4 चीजें बहुत बच्चों को क्लियर करनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ये कह देते हैं और बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी है कि टेंस जो होता है वो होता है 3 प्रकार का, और वो नाम लेते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है तो फिर यहां पर हम इसको काट करके और कर देते हैं, क्योंकि वो तो मैंने बचपन से पढ़ा है कि वो होता है टाइम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बंधु। देखिए, ये अगर आप इसको टाइम मानिएगा ना, तो इसी टाइम के अंदर टेंस आता है, कहीं पर एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है। टेंस उसी का हिस्सा है। और अगर वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है कुछ भी, टेंस जो है अगर वो प्रेजेंट समय का है तो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टाइम का है तो पास्ट टेंस है, फ्यूचर टाइम का है तो फ्यूचर टेंस है। देखिए, सबसे बड़ा मन में जो सवाल होता है ना बच्चों के, वो ये होता है कि क्या इसको पहचाने कैसे। तो एक हम लोगों को पकड़ा दिया जाता है ता है, ती है, ते। अरे भाई, इन सब से बचिए, इन सब को हटाइए। क्या आप सोच करके देखिए कि जितने भी इंग्लिश जिनकी मूल भाषा है, जहां से ये आया है, क्या वो लोग पहले हिंदी पढ़ते होंगे? क्या वो पहले पहचानने के लिए ताहे तीहे करते होंगे? नहीं ना। तो सिंपल सा बात समझिए कि आप अगर इसको देखेंगे तो आप सिंपल सा इसको आराम से समझ जाइए कि ये टाइम है। टाइम में 3 होता है, प्रेजेंट। हम एकदम सिंपल निकलेंगे। डिटेल में आपको जानना हो तो चैनल पर वीडियो है, आप वहां से जाकर के देखिए। इसको कहते हैं फ्यूचर, ठीक है। और जो रिवीजन के पर्पस से, टेंस का मतलब होता है एक्शन। सिंपल, जो एक्शन रिप्रेजेंट करेगा वो टेंस होगा, जो सेंटेंस एक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा वो टेंस नहीं होगा। सीधा सीधा
इतना कुछ नहीं करना है। कोई भी सेंटेंस है अगर वो एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तो टेंस है, एक्शन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है वो टेंस नहीं है। अब इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, तो उलझने की जरूरत नहीं है, बस जहन में रखना है जो मैं कह रहा हूं, इस पे काम हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या है, प्रेजेंट का क्या मतलब है, जो नाउ अभी की बात करे या जो रियलिटी है उसकी बात करे। पास्ट का क्या मतलब है, ये देन होगा, या एक्सपीरियंस की बात करें, जो अनुभव की बात करे, एक्सपीरियंस की बात करे उसको हम कहेंगे, ठीक है, जो एक्सपीरियंस की बात करे उसको हम पास्ट कहेंगे। जो क्या हो, अपकमिंग हो, आने वाला हो, या जो एजम्पशन बताए उसको हम कहेंगे फ्यूचर। अब देखिए कि अगर कोई एक्शन है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टाइम का है तो वो प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट टाइम का है तो पास्ट टेंस होगा, फ्यूचर टाइम का है तो फ्यूचर टेंस होगा। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको इससे समझने की कोशिश करें तो प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब है, तो सीधा सीधा समझने का है। यहां पर प्रेजेंट टेंस का मतलब है प्रेजेंट एक्शन, बात खत्म, इतना नहीं दिमाग में लाना है। प्रेजेंट एक्शन हमको मोटा मोटी सीखना है, समझना है, तो हम इस आसान तरीके से समझ लेंगे, उतना उलझने की जरूरत नहीं है। पास्ट एक्शन, ठीक है। और फ्यूचर का क्या है, फ्यूचर टेंस का क्या मतलब है, तो ये है फ्यूचर का एक्शन, ठीक है, जो फ्यूचर में कोई एक्शन संभावित है उसके लिए हम इसको रखेंगे। तो सीधा सीधा कंक्लूजन मेरे पास क्या आया कि अगर हम कह रहे हैं प्रेजेंट तो मतलब है प्रेजेंट एक्शन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस मतलब पास्ट एक्शन, और फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर एक्शन। इतनी ही बात आपको समझनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है, ठीक है। तो टाइम का सीधा क्या मतलब है, समय से, सीधा अगर हिंदी में अगर आप इसको समझिएगा तो जो समय समझ रहे हैं वही है ये। और ये जो है एक्शन है, आप सीधा सा आप समझिए कि अगर कोई लिखता है कि राम इज माय फ्रेंड, अब ये टेंस का सेंटेंस नहीं है। अब कुछ लोग यहां पर उछल के चले आएंगे ये कहने के लिए कि हम इसको टेंस साबित कर देंगे, तो साबित करने पर उतरिएगा, पीएचडी करना है तो फिर हम ही साबित कर देते हैं। आसानी से कर चलना है तो समझिए जो समझा रहे हैं, अब साबित करने पर आएंगे तो बहुत कुछ समझाएंगे, फिर बहुत कुछ, तो सब आएगा टेंस में ही, ऐसे नहीं कर सकते। तो यहां पर सीधा सीधा क्या है, ये नॉन एक्शन फॉर्मेट है, ये एक्शन नहीं बता रहा है, तो सीधा सीधा है कि ये टेंस के कैटेगरी में नहीं जाएगा, इस पर टेंस के रूल नहीं लगेंगे, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर हमको कह दिया कि राम इज ईटिंग अ मैंगो, अगर हमको ये लिखा दिया है यहां पर, दे दिया सेंटेंस पहचानने के लिए, तो ये जो है एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये मेरा टेंस होगा। सिंपल सा कहानी है, आपको इतना ही समझना है। तो मैंने जो आपको परिचय समझा दिया वो क्या है कि टाइम जो होता है वो 3 है और टेंस एक्शन को कहते हैं। अब 3 अलग अलग समय में जो एक्शन होता है उसको हम टेंस कहते हैं। लोगों के मन में यह भ्रांति चली हुई है कि टेंस 3 प्रकार के नहीं है, टेंस एक ही है, 3 अलग अलग समय में घटित होता है। अगर वो प्रेजेंट टाइम का है तो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टाइम का है तो पास्ट टेंस है, और फ्यूचर टाइम का है तो वो फ्यूचर टेंस है। बात तो इतनी खत्म हो गई। अब देखिए, अगर इसका हम कंपैरेटिव स्टडी करें टाइम एंड टेंस का, तो इसका क्या मतलब है पता है, सेंस ऑफ टाइम एंड टेंस। अगर आप देखिएगा, सेंस ऑफ टाइम एंड टेंस की बात करेंगे तो ये सेंस क्या है इसको समझिएगा। देखिए, लोग ना मेरे पढ़ाने के तरीके को वो कहते कि अरे नहीं समझना नहीं, आपको जहां जो सवाल मन में आएगा आप मेरे से पूछिएगा, हम उसका जवाब आपको देंगे। तो यहां सेंस जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिए कि हम क्या करते हैं कि इसको हम बताते हैं। पहला जो सेंस है उसका है टाइम ऑफ एन एक्शन, ये पहला पता करते हैं। टाइम एंड टेंस में हम क्या करते हैं, पता करते हैं पहला टाइम ऑफ एन एक्शन, और इसी में क्या आता है, इसी में आपका टेंस आ जाता है इंडेफिनिट टेंस, जिसमें कि उसका टाइम क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। जी हां, आप आसानी से समझिए कि जब आप कहते हैं सेंस क्या है, टाइम एंड टेंस का क्या मतलब है, तो पहला क्या है, इंडेफिनिट है। जैसे अगर हम कहते हैं, हिंदी में ही लिख रहा हूं मैं, घबराइएगा नहीं, जैसे हम लिखते हैं राम खाता है, इसमें टाइम फिक्स है क्या? आपसे कोई पूछता है सड़क पर क्या करते हो, आप कहते हो पढ़ते हैं, टाइम फिक्स है क्या? नहीं है ना। अगर आपसे कोई पूछता है, कोई बोला कि श्याम खेलता है, तो इसमें टाइम फिक्स है क्या? खेलता है। आप चलो पास्ट का ही ले लो,
ठीक है, अगर आप इसका पास्ट का ही ले लो कि राम खाता, दिखाई दे रहा है? अगर हम यहां पर ले लेते हैं कि राम खाता था, तो जिस समय खाता था टाइम फिक्स था क्या? नहीं ना। अगर हम लिखते हैं राम खाएगा, तो इसका टाइम बता दिया क्या? नहीं ना। तो ये सब के सब देखिए इंडेफिनिट में क्यों आ रहा है। अब हम इसको है से पहचाने, था से पहचाने और गागेगी से पहचाने, कहां तक ये चलेगा, कब तक चलेगा? सिंपल सा है कि आपका सीधा सीधा समझना है कि टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम एंड टेंस से क्या बात करते हैं कि किसी एक्शन का टाइम कैसा है वो बताता है पहला। दूसरा क्या बताता है आप देखिए, दूसरा जो है वो बताता है इसमें जो सेकंड वाला आएगा, दूसरा जो आएगा वो आएगा स्टेटस ऑफ एन एक्शन, स्टेटस ऑफ एन एक्शन इन अ पर्टिकुलर टाइम। क्या हो जाएगा कि किसी काम का किसी पर्टिकुलर टाइम में स्टेटस क्या है। तो अब क्या है कि इसमें पहला जो स्टेटस आएगा वो आएगा कंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरा क्या स्टेटस आएगा? परफेक्ट। जी हां, मतलब क्या है कि काम जारी है, और काम क्या है, मतलब इसको अगर आप कहिएगा तो इसको आप कह सकते हैं इनकम्प्लीट, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कंप्लीट। तो यहां पर दो सेंस आ गए, तो मेरा 3 तो यहीं से आ गया है ना। क्या कह रहा है? कंटिन्यूअस, परफेक्ट। क्या हो जाएगा? स्टेटस ऑफ एन एक्शन, मतलब क्या है कि किसी काम का स्थिति क्या है किसी पर्टिकुलर टाइम में। देखिए ये जो है दो बातें हो गई यहां पर टाइम एंड टेंस रिलेटेड। पहला क्या है कि टाइम ऑफ एन एक्शन, ये जो है क्या बताता है? टाइम ऑफ एन एक्शन। तो आपका जो इंडेफिनिट है, कभी आज तक सोचे कि उसका नाम ग्रामरियन ने इंडेफिनिट क्यों रखा है? क्योंकि मेरा काम कभी इंडेफिनिट नहीं होता है, इंडेफिनिट होता है टाइम। तो इस तरह के सेंटेंस में टाइम जो होता है वो इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट कहने का, जैसे आप खेलने गए, मैं खेलता हूं, तो कभी आधे घंटे खेला, कभी 1 घंटे खेला, कभी 2 घंटे खेला, कभी 5 बजे से खेल शुरू हुआ, कभी 5:15 बजे से, कभी 6 बजे से, या कभी 4 बजे ही खेल शुरू हो गया। ये अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम है आपके लाइफ में। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम इंडेफिनिट की बात तब करते हैं जब हमारे एक्शन का टाइम अनसर्टेन होता है। हम कंटिन्यूअस की बात तब करते हैं जब किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई एक्शन रनिंग हो और कंप्लीट ना हो, है ना, मतलब चल रहा हो, वो कंप्लीट ना हो। और किसी पर्टिकुलर टाइम में जिस समय बात की जा रही हो या जिस समय का रेफरेंस दिया जा रहा हो, उस एक समय पर वो काम क्या हो? परफेक्ट हो, फिनिश्ड हो, तो उसको कहते हैं हम परफेक्ट। और इसीलिए जो है यहां पर ये 3 मेजर टेंस आपके आते हैं। क्या? इंडेफिनिट। सीधा सीधा समझना है कि इसमें टाइम जो है वो अनसर्टेन है, टाइम कभी भी सर्टेन इसमें नहीं होगा, टाइम इंडेफिनिट होता है। इसमें दो ही चीज हम बात करते हैं टाइम एंड टेंस के अंदर। पहली बात करते हैं कि समय कैसा है और काम की स्थिति किसी पर्टिकुलर टाइम में क्या है, यही है मेन मुद्दा, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। इसी के आधार पर आप पहचान सकते हो। तो अगर हम यहां से मेथड ऑफ रिकॉग्निशन की बात करें तो हम उसको भी देख लेते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं। अगर सेंस बताया मैंने, अब देखिए यहां पर मेथड की बात करें, ठीक है, मेथड ऑफ रिकॉग्निशन की बात करें कि हम सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो आप ता है, ती है, सर हटा रहे हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो चलिए हम यहां पर क्या करते हैं ना कि मेरे को क्या देगा पहचानने के लिए? सेंटेंस देगा पहचानने के लिए, ये देगा ना जी, सेंटेंस देगा पहचानने के लिए। और हमको क्या पहचानना है? मेथड ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ टाइम एंड टेंस, ये लिख दीजिए, मेथड ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ टाइम एंड टेंस, ठीक है। इसके टाइम एंड टेंस, इसके रिकॉग्निशन की बात कर रहा है, तो हमको क्या देगा? इसमें सेंटेंस देगा पहचानने के लिए। तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि हम पहला देख लेते हैं टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है इंडेफिनिट, ठीक है, टाइम क्या हो सकता है? इंडेफिनिट। तो इसमें क्या आ जाएगा कि इंडेफिनिट में आ जाएगा आपका आई स्टडी, ठीक है, आई प्लेड, ठीक है, और आई विल प्ले। ये तीनों इसी दायरे में चला जाएगा,
अगर आप इस तरीके से पहचानते हो कि ये ऐसे सेंटेंसेस आएंगे इसमें जिसमें समय क्या है, अनिश्चित है जिसका। अब मान लीजिए कि फिर आपके मन में आएगा कि सर समय निश्चित कर दिया, ठीक है, समय क्या किया, निश्चित कर दिया, यानी टाइम डेफिनिट कर दिया। तो अब जब समय मेरा फिक्स हो गया तो हम इस फिक्स टाइम में क्या जांचेंगे कि काम का कंडीशन क्या है, यही जांचेंगे ना कि वर्क की स्थिति क्या है। तो क्या हो सकता है, 2 होगा, ठीक है। क्या होगी वर्क की स्थिति, या तो होगी ये इनकम्प्लीट, होगी इनकम्प्लीट। तो अब देखिए कि समय क्या है, फिक्स है, और काम क्या है, जारी है। तो ऐसे टेंस को क्या कहते हैं पता है बालक, इसको कहते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसको समझिएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और एक क्या होगा, इसमें काम क्या होगा, एक में इनकम्प्लीट था, तो अभी दूसरी तरफ क्या हो सकता है, काम हो जाएगा कंप्लीट। तो इसमें इसको क्या कहेंगे, काम जब कंप्लीट हो गया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परफेक्ट। तो अब कहेगा सर ये कौन सा परफेक्ट है, तो देखिए इस परफेक्ट में क्या है ना, समय दिया रहेगा कि मैं बचपन से तुम्हें जानता हूं, है ना, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूं। तो यहां पर देखिए क्या है कि समय दे दिया है। अब यहां पर क्या है, समय है, कंटीन्यूअस है ये, लेकिन इसमें क्या है कि टाइम है कि वह 1980 से इस विद्यालय में पढ़ाता आ रहा है। तो कंटिन्यू है लेकिन टाइम है। तो देखिए अब ये वाला जो आ गया वो आपका क्या आ रहा है, ये वाला है जो ये डेफिनेट समय आ रहा है, ये बता रहा है कि अगर समय फिक्स है, मैंने एक तो तभी पीछे क्या बताया, अगर आप इस पेज पर देखिए तो मैंने यहां क्या बताया कि समय इंडेफिनिट है। तो आपके मन में एक सवाल आया कि व्हाट अबाउट कि टाइम डेफिनिट हो जाए। तो डेफिनिट जब समय फिक्स हो जाएगा ना, तो उस केस में हमारे पास 2 टेंस आएंगे। एक आएगा परफेक्ट, परफेक्ट में क्या आएगा, विद टाइम मेंशन्ड, है ना, विद टाइम वो मेंशन किया हुआ रहेगा। और एक जो दूसरा आएगा वो आएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या आएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अब देखिए हमारे पास 4 टेंस हैं, 4 के चारों आ गए या नहीं आ गए। यहां पर क्या आ गया, पहला इंडेफिनिट आ गया, दूसरा क्या आ गया, कंटीन्यूअस आ गया, तीसरा क्या आ गया, परफेक्ट। एक परफेक्ट है विद टाइम और एक विदाउट टाइम, और एक क्या आ गया, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो सिंपल सा क्या है कि हमारे साथ ये आ गया। अब कहेंगे कि सर यहां पर जो है, यहां पर जो दूसरा है, अब हम क्या जांचेंगे, वर्क। तो वर्क का कंडीशन क्या हो सकता है, रनिंग हो सकता है ना। तो ये रनिंग हुआ तो इसका मतलब है कि ये कंटीन्यूअस होगा, लेकिन इस कंटीन्यूअस में शर्त क्या है कि टाइम मेंशन नहीं होगा, ठीक है। और इसमें एक क्या होगा, वर्क होगा, वो होगा फिनिश्ड। तो ये क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट होगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर इस परफेक्ट में और इस परफेक्ट में क्या अंतर है। तो ये क्या है, ये परफेक्ट है विद टाइम, और ये परफेक्ट क्या है, तो ये है विदाउट टाइम। क्या है, विदाउट टाइम। तो मुझे नहीं लगता है कि अब यहां पर आपको रिकॉग्निशन में कोई परेशानी है कि ता है, ती है, चुका है, चुकी है, देख करके पहचानेंगे। सीधा सीधा क्या करना है कि कोई हमको वाक्य दिया पहचानने के लिए, तो हमारे पास 2 मानदंड है उसको पहचानने का। एक तो पहचानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, आइदर जो एक्शन का टाइम है वो डेफिनेट होना चाहिए या इनडेफिनेट होना चाहिए। अगर टाइम इनडेफिनेट है तो वो मेरा इनडेफिनेट में आएगा कि आई स्टडी, आई प्लेड, आई विल स्टडी, आई विल प्ले। इसमें सब में क्या है कि एक्शन का जो टाइम है वो अनसर्टेन है। सिंपल कहानी है, हमको ता है, ती है, चुका है, चुकी है पे जाना ही नहीं है। मैं जब किसी को बुलाता हूं कम हियर, तो वहां पर भी तो कम क्या कुछ और लगाते, कम हियर क्यों बोल। सिंपल समझिए, यहां सीधा सीधा समझना है कि इसका समय अनिश्चित है, सिंपल, ये इंडेफिनिट में जाएगा। अब क्या है कि अगर टाइम डेफिनिट कर दिया तब क्या होगा, तो जब टाइम मेरा फिक्स हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम यहां किसकी बात कर रहे हैं, वर्क की बात कर रहे हैं। याद करिएगा कि हम टाइम एंड टेंस की बात कर रहे हैं, दैट मींस हम एक्शन की बात कर रहे हैं, हम ऐसे सेंटेंस की बात कर रहे हैं जहां पर एक्शन मेंशन्ड है। तो एक्शन वाले सेंटेंस में अगर वो टाइम इंडेफिनिट है तो मेरा वो इंडेफिनिट चला गया, और अगर वो प्रेजेंट टाइम का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर वो पास्ट टाइम का है तो पास्ट इंडेफिनिट है, अगर वो फ्यूचर टाइम का है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। यहां पर मुद्दा ये है। अब दूसरी बात कि अगर समय मेंशन हो गया तो क्या हो गया, समय जब मेरा पर्टिकुलर मेंशन कर दिया गया है तो हम उस समय में देखेंगे कि काम की स्थिति क्या है। यही तो यहां पर मेंशन है कि स्टेटस ऑफ एन एक्शन इन अ पर्टिकुलर टाइम। टेंस को यहीं पर जो है बच्चे कंफ्यूज करते हैं, चुका है, चुकी है करते हैं और फंसते हैं। ये नहीं करना है। यहां पर क्या है, जैसे ही डेफिनिट आया तो उसमें क्या हो जाएगा, काम इनकम्प्लीट होगा। तो काम इनकम्प्लीट है और समय फिक्स है तो वो हो गया परफेक्ट कंटीन्यूअस। काम क्या है, कंप्लीट है और
समय मेंशन है तो वो परफेक्ट विद टाइम होगा। अब क्या होगा कि एक सेंटेंस ऐसा भी आएगा जहां पर कि आपको सिर्फ और सिर्फ वर्क मेंशन है, टाइम की बात है नहीं, तो वर्क क्या हो सकता है, रनिंग होगा, तो ये कंटिन्यूअस होगा जिसमें समय नहीं होगा। और एक होगा फिनिश्ड जो कि आपका परफेक्ट होगा जिसमें समय नहीं होगा। तो यही पहचान का तरीका है। मैं इस पर 2-4 एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, हिंदी में ही लिख करके रखता हूं, आप इसको देखिए। जैसे क्या है, अगर बोला वह खरा है, ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं है इसमें रहा रही से, ठीक है। सबसे पहले खरा है, दैट मींस कि अभी का सिचुएशन है, तो ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है, ठीक है। और खरा है तो बैठ तो नहीं गया, काम जारी है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो गया। तो इसको सबसे पहले पहचानना सीखिए कि हम कैसे पहचाने कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप दूसरे से देख करके मत पहचानिए। हमको क्या सिखाया गया था, रहा रही चुप, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब किसी ने कहा कि मैंने तुम्हें देखा है, ठीक है। तो अब देखा है तो मतलब समय तो अभी का बात कर रहा है, तो प्रेजेंट हो गया। और देखा कभी पहले देखा, ठीक है, तो खत्म हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ये पहचान पाए कि कौन सा सेंटेंस है, तो आपके लिए टेंस को बनाना, उसको रूल को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर सीधा सीधा कहानी समाप्त हो जाएगा। तो मैंने यहां पर जो है आपको समझा दिया है। जैसे बोला, अब देखिए, बोला कि वह खा रहा होगा। अब देखिए, कहते हैं कि मास्टर साहब क्या यहां पर समझा देते हैं कि जो काम फ्यूचर में चल रहा होगा, ऐसे कैसे चल रहा है, ये कैसे होगा, इसको समझिए कि जैसे ही यहां पर लगाया तो ये क्या है, एजम्पशन है, हम नहीं जानते हैं क्या है, एजम्पशन है। और एजम्पशन में क्या दिखा रहा है कि एक्शन रनिंग है, ठीक है, एक्शन क्या है, रनिंग है। तो रनिंग है तो एजम्पशन के लिए क्या आएगा, मेरा फ्यूचर है ना, और रनिंग के लिए क्या आएगा, कंटिन्यूअस। तो मेरा टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सिंपल कहानी है, इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना है। सबसे पहले तो इसको क्लियर करिए कि आप सेंटेंस कौन सा ले रहे हो, बोलना क्या चाह रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज पता नहीं होगा तो इसका रूल उसमें डालेंगे, उसका रूल उसमें डालेंगे, उधर वाले का उधर डालेंगे, ये फिर गड़बड़ाएगा। तो सबसे पहले जो है इसको आप पहचानना सीखिए कि यहां पर सीधा सीधा है कि हम एक्शन वाले सेंटेंस की बात करेंगे और उसमें दो ही चीज की बात करेंगे, या तो टाइम की। क्यों करेंगे टाइम की, क्योंकि टाइम एंड टेंस का मतलब ही है कि टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेटस ऑफ एन एक्शन इन अ पर्टिकुलर टाइम। ये चीज ना गांठ बांध करके बच्चा याद रख लो कि टाइम एंड टेंस में सिर्फ यही दो चीज पता करते हैं कि किसी काम का समय क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है। जब समय निश्चित हो जाएगा तब देखेंगे उसकी स्थिति क्या है। हाँ, जब समय फिक्स हो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए क्लास का समय 9 बजे से फिक्स हो गया है तो हम क्या देखेंगे, स्थिति क्या है, चल रही है, समाप्त हो गई है, कोर्स खत्म हो गया है, कोर्स अभी रनिंग है, यही होगा ना। और समय ही नहीं है तो तब तो एक्शन को जांच ही नहीं सकते। तो इस बात को समझिए कि यहां पर सीधा सीधा क्या है कि टाइम एंड टेंस का यही दो कोर जो सेंस है वो यही है। इसको समझ गए तो इसके बाद आप इस रिकॉग्निशन को समझ जाओगे, और इसको समझ गए तो सेंटेंस फिर आप आसानी से पहचान लोगे कि आप क्या कहना चाहते हो। अब ये तो बात हो गई रिकॉग्निशन की, टाइम एंड टेंस को पहचानने की। इतने दूर में अगर आपको कोई परेशानी है, कुछ पूछना है, हम यहां पर कुछ भी सिलसिलेवार तरीके से आपको नहीं बताएंगे। 2 या 3 क्लास में जितना भी ये चलेगा, हम कुछ भी रूल नहीं बताने वाले हैं। हम बस आपको जो आपका पुराना पढ़ा हुआ है ना, उसको आप रखे रहो। मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं, आप जहां से भी पढ़ के आए हो मैं उसको कुछ नहीं कह रहा हूं। बस आप सोचो कि जो मैंने आपको समझाया है कि टाइम एंड टेंस क्या है वो समझो। टेंस का सीधा मतलब है एक्शन। अब इस पर डिटेल में जाना है तो फिर जाकर के वीडियो देखो, हाँ 43-44 वीडियो है उस सेशन में, वहां जाके देखो। लेकिन अगर वन शॉट वीडियो में इसको समझना है, क्विक रिव्यू करना है, तो यहां पर रहो। आप जहां से भी पढ़ के आए हो आप सबका स्वागत है। कोई भी विवाद है, कोई भी सवाल है, कुछ भी मन में दुविधा है तो आप मुझे लिख करके बताओ, हम उसको देखेंगे। हम उसका जितना सरल एक्सप्लेनेशन होगा हम आपके सामने रखेंगे। अगर ये चीजें आप नहीं समझ पाए तो बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं समझोगे। बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं समझोगे तो पैराग्राफ न लिख पाओगे, न समझ पाओगे। अब बोलना तो खैर छोड़ दो। बहुत सारे बच्चे रट करके, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मेरे क्लास में आए हैं जिनको मैं बताता हूं, जिनको लिखना नहीं आ रहा, जिनको इज का, आर का, एम का, हैज हैव का यूज कहां करना है वो नहीं पता है, बट वो मुझे से कहते हैं प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे क्या? किस चीज की प्रैक्टिस कराएंगे? तो आप उतना तो खुद भी बोलिए ना फिर।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत है या नहीं है, ग्रामर के बिना संभव नहीं है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको डेप्थ में उतरना है, नहीं, जितना है कम से कम बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन तो आपको समझना पड़ेगा। इज कहां लग रहा है, वॉज कहां लग रहा है, अगर हम कंटिन्यूअस में कुछ लगा रहे तो कैसे कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने आपके सामने एक खाका खींच करके रख दिया है कि व्हाट इज टाइम एंड टेंस, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज अ सेंटेंस। ये मैंने यहां पर आपको पूरे तरीके से मेंशन करके बता दिया कि देखो भाई यहां पर क्या है कि सेंटेंस दिया तो ये पहले देख लो कि उसमें एक्शन मेंशन है या नहीं, तब जब एक्शन मेंशन है तो देखो कि उसका टाइम किस तरीके का है, और फिर वो अगर टाइम चर्चा नहीं हुई है तो फिर देखो कि एक्शन का स्टेटस क्या है। तो टाइम एंड टेंस का दो ही थीम है, क्या है, पहला टाइम ऑफ एन एक्शन और दूसरा स्टेटस ऑफ एन एक्शन इन अ पर्टिकुलर टाइम। बस यही दो बातें हैं जो टाइम एंड टेंस को पहचानने के लिए काफी है। और यहां पर मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, यहां पर लिखा है अगर इसी में हम लिख दें कि खरा था, ठीक है, राम खरा था, तो अब ये क्या हो जाएगा, था है, दैट मींस हम पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं और ये क्या है, कंटिन्यूअस है। खरा था भाई, हम जब देखे तो चल रहा था, बैठा हुआ थोड़ी था, खरा था। तो जो स्टेटस था वो रनिंग था, खरा था, लेट नहीं गया था, तो इसमें रहा रही तो है नहीं। अब इसमें देखिए चुका चुकी है नहीं, तो सिंपल है। अब इसमें भी आ है और इसमें भी आ है, तो ऐसे करके आपको कंफ्यूजन होता होगा। अब देखिए, अब जब हम टाइम एंड टेंस की बात करेंगे और स्ट्रक्चर बनाने की बात करेंगे तो इसमें 2 चीज जरूरत है। एक है, पहला है मेन वर्ब, ठीक है, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। मैं दोनों को साइड बाय साइड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप सबने इसको पूरे विस्तार से पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, आपके किसी भी शिक्षक ने पढ़ाया है तो वो अच्छे से ही पढ़ाए होंगे, बेसिक जानकारी आपके पास होगी। मैं बस उसको कनेक्ट कर दे रहा हूं कि रूल के बिना कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मेन वर्ब के क्या है कि 5 फॉर्म है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 1 मिनट, ज्यादा ही हो गया। मेन वर्ब है, इसके 5 फॉर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी V1, V2, V3, V4 और V5। अब इसी को क्या करना है ना, हमको मिलाना है, समझना है क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ये V1 जो होता है ये ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल फॉर्म। कोई भी एक्शन वर्ड उठाइए, अगर उससे एक्शन पता चल रहा है ओरिजिनल, जैसे खाना है इंग्लिश है ईट, ठीक है, नाचना है इंग्लिश है डांस, हंसना है इंग्लिश है लाफ, तो ये सब चला जाएगा आपका ओरिजिनल में V1 में। V2 में क्या होगा कि V1 के साथ जनरली हम ed लगाते हैं, ऐसे और सारे भी लगते हैं, ठीक है, nt लगा हुआ रहता है, t लगा हुआ रहता है, कुछ इरेगुलर होते हैं, go, went, gone, ऐसा हो जाता है, तो ये सब आप जानते हैं। उसके बाद V3 क्या होता है कि V1 के साथ ed लगा हुआ होता है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसको समझिए कि इसमें have लगा हुआ होता है, had लगा हुआ होता है और has लगा हुआ होता है, ठीक है। इसमें होता है नो हेल्पर, नो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक है। V4 जो होता है V1 के साथ ing लगा हुआ होता है और इसके साथ क्या होता है, is लगा हुआ होता है, r लगा हुआ होता है, m लगा हुआ होता है, was लगा हुआ होता है और were लगा हुआ होता है। कहीं कहीं आपको be दिखेगा, कहीं कहीं आपको been दिखेगा, तो मैंने सब लिख दिया है। इसमें से कोई भी एक होगा तब वो वर्ब का 4th फॉर्म गिना जाएगा, ठीक है। और ये होता है V1 प्लस S और ES, ठीक है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें डू हिडन होता है। क्या होता है, डू हिडन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, V2 में डिड हिडन होता है, ठीक है, बताते हैं क्यों होता है। और इसमें जो होता है वो डज हिडन होता है, ठीक है, लिखा नहीं जाता है जनरली, ठीक है, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तब लिखते हैं। तो पांचों में हेल्पिंग वर्ब होता है। इसमें क्या होता है, डू हिडन होता है, इसमें डिड हिडन होता है, इसमें हैज हैव हैड मेंशन्ड होता है, लिखा होता है बगल में, और इसमें इज आर एम मेंशन होता है, और इसमें क्या होता है, डज हिडन होता है। अब देखिए, ये जो मेरा पहला फॉर्म है ये प्लूरल होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लूरल होता है, यानी आप जो प्ले लिखते हो, डांस लिखते हो, ईट लिखते हो, ये वहां इस्तेमाल करेंगे जहां सब्जेक्ट की संख्या 1 से ज्यादा है। मतलब ये, अब यहां पर क्या है कि ध्यान रखना है कि प्लूरल के साथ लगता है, साथ में आप आई और यू के साथ, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है।
हाँ, ये दोनों क्या है इस पर हम विस्तार से कभी बताएंगे कि आई और यू के साथ क्यों लगता है। तो प्लूरल के साथ लगता है, नहीं तो आई और यू के साथ V1 हमेशा लगता है। मतलब ये है कि अगर हम सेंटेंस लिखना चाहें तो हम लिखेंगे आई प्ले, यू प्ले, दे प्ले। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, डू हिडन है, तो हमको उसको लिखना नहीं है साधारण सेंटेंस में। ठीक है, अब क्या सेंस है वो भी हम बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा, वो भी हम बता रहे हैं। ठीक है, हम हेल्पिंग वर्ब को यहां से पहले हटा लेते हैं, हम पहले मेन वर्ब के बारे में पूरे विस्तार से बता देते हैं, तब हम हेल्पिंग वर्ब पर आ जाएंगे बारी बारी से। ठीक है, चलिए, तो यहां पर पहला क्या है कि अगर यहां पर क्या कहा, याद रखना है क्या कि V1 जो होता है वो प्लूरल होता है। प्लूरल मतलब है कि प्लूरल के साथ जाएगा। राम एंड श्याम तो प्ले होगा, राम एंड श्याम राइट होगा, राम एंड श्याम डांस होगा। एक श्याम को हटा देते हैं, राम डांसेस, राम ईट्स, राम प्लेस। ठीक है, समझ में आया। दे है, दे प्ले, दे वॉक, दे लाफ। लेकिन यही अगर ही आ जाएगा तो अकेला है ना, सिंगुलर है, तो ही लाफ्स, ही ईट्स, ही डांसेस। क्लियर है। अब सिर्फ यहां पर याद रखना है कि आई और यू के साथ भी क्या लगता है, V1 लगता है। ठीक है, ये जो V2 है ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या है, मतलब है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। हां, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ही प्लेड, दे प्लेड, सी प्लेड, राम एंड श्याम प्लेड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना इस बात को। ठीक है, मैंने अभी समझाया, इस बात को समझिए, बहुत जरूरी है ये समझना। तो सबसे पहले क्या है कि V1 जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है और आई और यू के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आई यू इसलिए कह रहा हूं, कुछ कुछ बता तुम हुआ तो सर सिंगुलर हुआ ना, कंफ्यूजन, उस पर बाद में जाएंगे, प्रोनाउन पर विशेष चर्चा करेंगे हम। इसलिए ग्रामर का चैप्टर शुरू किया है यहां पर फिर से दोबारा इसको, कि हम जब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि भैया क्या माजरा है, क्यों आई और यू के साथ ऐसा है। तो दूसरा क्या है, इसमें क्या बताया मैंने कि ये प्लूरल के साथ जाएगा। ठीक है, और ये क्या जाएगा, न्यूट्रल है। और ये जो पांचवा फॉर्म है, ठीक है, वो सिंगुलर होता है। सिंगुलर कहने का मतलब है कि जितने भी सिंगुलर होंगे उसके साथ जो है मेरा पांचवा जाएगा। मतलब ही प्लेज, रोहन प्लेज, रोहन राइट्स, रोहन ईट्स। ठीक है, क्लियर। तो यहां 3 का समझ में आ गया। क्या समझ में आया, तो मेरे देखिए यहां पर इस चीज को समझिएगा। ठीक है, कि अब ये बात समझ में आ गई कि हमको अगर आई बोला है तो आई के साथ क्या लगा सकते हैं, या तो हम प्ले लगा सकते हैं, आई के साथ क्या लगा सकते हैं, प्लेड लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आई के साथ हम प्लेज नहीं लगा सकते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भैया पांचवा फॉर्म है, सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, और आई मेरा स्पेशल केस में है जहां पर मेरे साथ V1 लगेगा, या नहीं तो ये V2 पास्ट के लिए लगेगा। ठीक है, वो कहां कहां आता है वो हम आपको बताते हैं। ठीक, इसमें V2 जो होता है ये पास्ट को बताता है। ठीक है, V2 किसको बताता है, पास्ट को बताता है, ध्यान रखिएगा। V2 किसको बताता है, पास्ट को। तो यहां पर क्या है, ये पास्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। V1 किसको बता रहा है, तो V1 बता रहा है प्रेजेंट को। ये भी याद रखिएगा, V1 किसको बता रहा है, प्रेजेंट को बता रहा है। तो हमने यहां पर जो लिखा है तो ये प्रेजेंट बता रहा है, तो इससे आपको अब समझ में आ जाएगा। और यहां पर जो V5 है ये भी बताता है प्रेजेंट को। ठीक है, तो प्रेजेंट को बता रहा है। तो यहां पर आई के साथ प्लेज हम लगा ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि आई यू जो है वो V1 के दायरे में आता है। तो इतना आपको ध्यान रखना। अब इससे फायदा क्या होगा आपका, फायदा यह होगा कि अगर किसी ने ये लिख के दिया है ही प्लेज, तो आपको यह बात समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे, तो भैया ये V5 लगा हुआ है। ठीक, और यहां पर क्या है, सिंगुलर। ठीक, अगर चलिए इसमें एक और चीज है कि आपको कोई कहा कि वॉक्स से एक सेंटेंस बनाइए। ठीक है, कोई आपसे पूछा, कोई आपसे बोला कि वॉक्स वर्ड से एक सेंटेंस बनाइए, तो आपके मन में क्या आना चाहिए कि ये जो सेंटेंस बनेगा तो ये प्रेजेंट का ही बनेगा, ये किसी और जगह नहीं जाएगा। दूसरा कि चूंकि ये वॉक्स V5 है तो ये सिंगुलर के साथ जाएगा, तो मेरा जो यहां सब्जेक्ट होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। अब आप दे वॉक्स बोलते हैं तो गलती है, मोहन एंड सोहन वॉक्स बोलते हैं तो गलती है। यहां पर क्या होना चाहिए, आप कोई एक सब्जेक्ट लगाओ, मोहन, सीता, ठीक है, सी, ये सब के साथ ये फिट बैठेगा। और यही अगर कोई बोले कि वॉक्ड के साथ एक सेंटेंस बनाइए, किसके साथ, वॉक्ड के साथ, तो फिर तो हमको सोचना ही नहीं है। और वॉक्ड है क्या, ये बता दे कि आपको V2 है,
क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर भी ईडी लगा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी कभी वो V3 भी होता है ना। तो अगर हमको वॉक्ड V2 से बोला सेंटेंस बनाने के लिए, तो फिर हमको सोचना ही नहीं है। एक चीज है कि ये पास्ट का सेंटेंस बनेगा, और क्या बनेगा, नंबर न्यूट्रल है, तो किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोहन एंड मोहन, सीता, सुनीता, ही, दे, आई, वी, जिसके साथ V2 को लगाना है लगाइए। अब यहां से मेरा एक रूल देखिए क्या एस्टेब्लिश हो रहा है, ये बात समझ में आई। अब देखिए यहां से रूल क्या एस्टेब्लिश हुआ मेरे साथ जो कॉन्सेप्ट यहां पर एस्टेब्लिश हुआ, वो ये कॉन्सेप्ट हुआ, क्या एस्टेब्लिश हुआ कॉन्सेप्ट, कि अगर हमको प्रेजेंट लिखना है, अगर हमको क्या लिखना है, प्रेजेंट लिखना है, तो हम दो ही चीज लिख सकते हैं, ठीक है। या तो लिख सकते हैं V1 या लिख सकते हैं V5। अब V1 कहां लिखेंगे, तो हम लिखेंगे प्लूरल के साथ, और V5 कहां लिखेंगे, तो सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। ये मेरा पहला कंसेप्ट आ गया, है ना, कि अगर हमको कहीं पर भी प्रेजेंट लिखना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, V1 लिखना पड़ेगा, या नहीं तो V5 लिखना पड़ेगा। यानी प्रेजेंट को अब इसी से हम निकाल करके सामने ले आ रहे हैं, ठीक है। अब हमको फिर पास्ट लिखना है, तो पास्ट लिखना है तो उसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, V2। और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सिंगुलर रखो या प्लूरल रखो, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। अब हमको फ्यूचर लिखना होगा, तो आपको पता है कि फ्यूचर के साथ हम मॉडल वर्ब विल लगाते हैं, और विल के साथ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ड लगाते हैं, है ना। क्या लगाते हैं, ओरिजिनल फॉर्म, हमेशा इसके साथ ओरिजिनल फॉर्म लगाते हैं। तो ये मेरा तीनों आ गया, है ना। तो इससे मेरा निकल करके क्या आया कि जब हमको प्रेजेंट लिखना होगा तो हमें दो ही बात लिखनी होगी। सिंगुलर के लिए हमको V5 लिखना होगा, और प्लूरल के लिए क्या लिखना होगा, V1 लिखना होगा। इतनी सी बात, आसान सी बात है, इसको याद रख सकते हैं आप, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये पहला मुद्दा आ गया आपका यहां से निकल करके, कि V1 जो होता है वो हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, और ये प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। इतना याद रह जाएगा, आई, यू इसमें शामिल है। दूसरा जो है V2, ये पास्ट को इंडिकेट करता है, और ये नंबर न्यूट्रल होता है। नंबर न्यूट्रल कहने का मतलब है कि इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। और जो V5 है ये प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, और ये क्या करता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर के साथ ही इस्तेमाल होगा। तो ये बातें समझ में आ गई इतना। और अब V3 V4 क्यों छोड़ दिए? अब देखिए V3 तो यूज होगा, अब उसके साथ हमको ये हैज, हैव, हैड इस्तेमाल करना है, या इज, आर, एम, वाज, वर इस्तेमाल करना है। तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब है तो थोड़ा हम हेल्पिंग वर्ब को फोकस कर देते हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है, टेंस में काम आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है मेरा, वो तीन ही है। कौन कौन सा? पहला है वर्ब टू डू, ठीक है। दूसरा है वर्ब टू बी, तीसरा है वर्ब टू हैव। यही है, ठीक है। ये तीन ही है। बाकी जो आएगा इधर आपका मॉडल, तो वो मेरा टेंस का सेंस नहीं देता है, और एक आता है सेमी मॉडल, ये भी टेंस वाला सेंस में यूज नहीं होता है, एक्शन को इंडिकेट नहीं करता है। ये सब अलग अलग तरह के जो है, मतलब जिम्मेदारी का, क्या कहते हैं, संभावनाओं का, कैपेसिटी का, इसका इस्तेमाल करता है। उसमें से एक फ्यूचर को हम विल रखते हैं, जो कि एक्शन के एजम्पशन को बताता है, तो उसको हम टेंस के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या आएगा? इसमें तीन आता है, डू आता है, डिड आता है, और डज आता है। और ये कहां यूज होता है पता है? जहां पर किसी काम के करने का सेंस आए, सब्जेक्ट द्वारा किसी काम के करने का सेंस आए। कोई बोले मैं करता हूं, तो उसमें डू छिपा हुआ होता है कि आई ईट। और इसीलिए जब इसका हम निगेटिव बनाते हैं तो कहते हैं मैं नहीं करता हूं, आई डोंट ईट। चूंकि स्वीकृति है तो डू को हम वहां पर नहीं लाते हैं, वो बेसिक है, करने के लिए हिडन रखते हैं उसको। लेकिन जब हम मना ही कर देते हैं तो डू में नॉट लगाते हैं कि नहीं करते हैं। क्या नहीं करते भाई? खाने का काम। क्या नहीं करते? बोलने का काम। क्या नहीं करते? पढ़ने का काम। तो जहां पर कुछ भी करने का सेंस होता है वहां पर हम डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आता है? इसमें आता है आपका इज, इसमें आता है आर, इसमें आता है एम, इसमें आता है वॉज, इसमें आता है वर, इसमें आता है बी, और इसमें आता है बिन,
ठीक है। और इससे क्या सेंस आता है? होने का। क्या सेंस आता है? होने का। जब भी कुछ होना हो रहा हो, ठीक है, हो रहा था, यानी समथिंग एक्शन के हैपनिंग का सेंस आए तो हम लगाते हैं बी। और इससे क्या सेंस आता है? इसमें भी तीन है, इसमें है हैव, इसमें है हैड और इसमें है हैज। और इससे पोजेशन का सेंस आता है। जब किसी चीज पर अधिकार हो तब हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? इसमें आता है हैव, ठीक है, इसमें आता है हैड और इसमें आता है हैव। तो मतलब है हैज, इसमें आता है हैज। तो जब भी कहीं पर किसी चीज पर अधिकार का बोध होता है तब हम उसमें हैव, हैज और हैड का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, हम इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां कुछ करने का सेंस आता है। इसमें कुछ हो रहा था, मतलब एक्शन रनिंग का सेंस आता है, तब हम लगाते हैं। और जहां पर अधिकार का सेंस होता है उसमें हम हैव लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके भी 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसके 5 फॉर्म कैसे होते हैं वो देखिए, V1, V2, V3, V4 और V5। अगर आप इसको देखिएगा तो पहला है डू, दूसरा है डिड, तीसरा है डन, चौथा है डूइंग और 5वां है डज। ठीक है, दूसरा क्या है यहां पर? बी, इसका क्या है? वॉज, उसके बाद क्या है? बिन, उसके बाद क्या है? बीइंग, उसके बाद क्या है? इज, उसके बाद क्या है? हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। अब इसमें इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब में नहीं करते। देखिए नहीं है, आपने किताबों में भी नहीं पढ़ा होगा। क्यों नहीं करते पता है? नहीं पता है ना। देखिए यहां पर क्या है कि इसको V3 होने के लिए क्या चाहिए? हैज हैव चाहिए ना, तो उसको खुद हेल्पर चाहिए ना। तो खुद हेल्पर जब चाहिए तो वो हेल्पिंग वर्ब कैसे होगा? इसको नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए और इसको नहीं चाहिए, इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। बी के साथ एक कहानी है कि ये अकेला कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इसके प्लुरल को हम वर से डिनोट करते हैं। और इज के साथ हम आर और एम का इस्तेमाल करते हैं। इसकी फिर लंबी कहानी कॉन्सेप्ट की कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे, ऐसे नहीं तो वीडियो में जाके देखिए, वहां पर बताया हुआ है। तो अब देखिए कि आपके हेल्पिंग वर्ब में क्या इस्तेमाल हो रहा है। अब इसको जरा इससे मिलाइए, हाँ इससे मिलाइए। तो ये क्या है? V1 है ना, तो ये किसके साथ इस्तेमाल होगा? प्लुरल के साथ। और क्या बताए? प्रेजेंट। तो मतलब मेरा जो डू है वो प्लुरल प्रेजेंट बताएगा, हैव जो है वो प्लुरल प्रेजेंट बताएगा। ठीक है, उसके बाद V2 कहां यूज होता है? पास्ट में। तो अब आपको पता चला कि ये जो डिड है वो क्या बताएगा? पास्ट बताएगा। ये जो हैड है वो क्या बताएगा? पास्ट बताएगा। ये वॉज सिंगुलर के लिए और ये वर प्लुरल के लिए। मैंने कहा कि अलग से हम बी को यूज नहीं करते। ये क्या बताता है? V5, ये बताता है सिंगुलर। तो ये मेरा क्या बताएगा? डज भी सिंगुलर, इज भी सिंगुलर और हैज भी सिंगुलर, लेकिन किसका? प्रेजेंट का। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया है तो आप क्या करेंगे? अगर कोई लिखता है आई, मतलब कोई आपसे पूछता है कि भाई बताओ तो डू का यूज कहां होगा, तो कहना भैया ये V1 है ना, तो ये प्लुरल में होगा। सबसे पहले तो प्लुरल के साथ होगा और दूसरा ये प्रेजेंट बताएगा। हाँ, क्यों, कहां से लाए हम? तो देखिए प्लुरल प्रेजेंट, ये चीज लाए। कोई बोला भैया बताओ तो डिड का यूज कहां होगा, कहना अरे भाई ये V2 है ना, तो ये पास्ट में जाएगा भैया, और ये सिंगुलर प्लुरल से न्यूट्रल होता है। कोई आपसे पूछे कि भैया बताओ तो हैड का यूज कहां होगा, कहना कि अगर हैड ये अगर V2 है तो भैया ये पास्ट में यूज होगा, क्योंकि V3 में भी है ना। कोई आपसे पूछा बताओ तो हैव का यूज कहां, अरे भाई क्या करना है, ये देखो V1 है तो ये प्रेजेंट बताएगा भैया, और ये कहां यूज होगा? प्लुरल में भैया। तो इससे क्या हो गया कि आपको जो मैंने ये यूज करने के लिए बताया कहां यूज करेंगे, इसका आपको पता चल गया कि कौन कौन कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई कि हेल्पिंग वर्ब में क्या है? डू, डज, डिड है। तो इसमें क्या है? ये V1 है, ये V2 है और ये क्या है? V5 है। इसमें हैव क्या है? V1 है। हैड क्या है? V2 है और ये क्या है? V5। तो इससे आपको पता चल गया। इसमें इज जो है वो सिंगुलर है, आर प्लुरल है, ये आई के साथ लगता है, ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है। बी तब आएगा जब वो किसी के साथ आएगा, मॉडल के साथ, और बिन तब आएगा जब हम हैज हैव लगाएंगे तब आएगा।
तो मुझे मोटा मोटी मुझे ये समझ में आ रहा है कि इतनी सी बात आपको समझ में आ गई यहां पर हेल्पिंग वर्ब में कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब इसको जरा हम मिक्स करते हैं एक्शन के साथ। अब एक्शन का सेंस समझिए। फंक्शन ऑफ मेन वर्ब फॉर्म्स, इसको समझिएगा और यहीं से आपका टेंस बन जाएगा, ट्रांसलेशन वगैरह सब बन जाएगा। V1, V2, V3, V4 और V5। इसकी पहचान क्या है? ये है आपका ओरिजिनल, है ना। ये क्या है? ये है V1 प्लस ईडी, इसमें कोई भी हेल्पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? V3, इसमें है V1 प्लस ईडी, लेकिन इसके साथ क्या है? हैव है, हैड है और हैज है, ठीक है। ये क्या है? V4, इसके साथ क्या है? V1 प्लस ING, और इसमें क्या है? इज है, आर है, एम है, वॉज है, वर है, बी और बिन है, और V5 क्या है? ये V1 प्लस एस और ES, ठीक है। ये आपको पता है, ठीक। इसमें क्या है? इसमें डू हिडन है, ये मैंने बताया आपको, ठीक। इसमें क्या है? डिड हिडन है, चलिए। और इसमें क्या है? डज हिडन है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि इससे करने का सेंस आता है। अब देखिए, ये जो बताता है ना, ये बताता है फिनिश्ड एक्शन को। क्या बताता है? फिनिश्ड एक्शन को। याद रखिएगा कि कोई भी काम अगर फिनिश्ड हो गया, ये जो V4 है ये बताता है रनिंग एक्शन को, ठीक है। ये जो पहला है ये बताता है इंडेफिनिट टाइम वाले एक्शन को, जिसको आप हैबिचुअल एक्शन भी कह सकते हैं, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। मतलब क्या है? एक्शन विद इंडेफिनिट टाइम, मतलब इसका कोई निश्चित समय नहीं है। यह भी क्या होता है? हैबिचुअल एक्शन। सेम कहानी। इतना अगर आपको याद रह गया ना, और यह भी क्या है? हैबिचुअल एक्शन। पांचों के मैंने बता दिए, ठीक, क्लियर है। यह भी है एक्शन विद इंडेफिनिट टाइम, और यह भी है एक्शन विद इंडेफिनिट टाइम। यही इसका काम है। फिनिश्ड एक्शन होगा, कहीं पर भी होगा V3 लगाएंगे। कंटिन्यूअस एक्शन होगा, कहीं पर भी होगा V4 लगाएंगे। तो अब चलिए हम इस पर आपको कुछ कुछ ट्रांसलेशन करा के दिखाते हैं बिना रूल के, ठीक है। चल, जैसे दिया, क्या दिया? दिया मेरे को कि रोहन खेलता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में क्या देख रहे हैं? यह है हैबिचुअल एक्शन, रोहन का हैबिचुअल एक्शन। इसमें क्या जाएगा? हैबिचुअल एक्शन में क्या जाता है? या तो V1 जाता है, या V2 जाता है, या V5 जाता है। अभी मैंने बताया, देखिए, एक हैबिचुअल यहां है, एक हैबिचुअल यहां है। ये किसके लिए है? प्रेजेंट के लिए है ना। ये भी याद रख लीजिएगा, प्लूरल है, चूंकि V1 प्लूरल होता है, मैंने अभी बताया। ये किसके लिए है? पास्ट के लिए। और ये किसके लिए? तो ये है प्रेजेंट सिंगुलर के लिए, प्रेजेंट सिंगुलर। अब कहेगा सर इसमें आप समय नहीं बताए, तो इसमें समय इससे डिसाइड होगा, इस हेल्पिंग वर्ब ये डिसाइड करेगा, है ना। चल, ठीक है। अब देखिए, मेरा ये कह रहा है, सुन करके लग रहा है प्रेजेंट, तो मेरा V2 खत्म हो गया कि V2 का इस्तेमाल नहीं होगा। अब ये या तो V1 यूज करेंगे या इसको। तो ये क्या होता है? सिंगुलर के साथ, और ये किसके साथ होता है? प्लूरल के साथ। रोहन मेरा कौन है? सिंगुलर है, तो क्या बनेगा? रोहन प्लेज। हाँ देखिए, सिंगुलर, ठीक है। अब बोला इसी को पास्ट कर लीजिए कि रोहन खेलता था, तो फिर इसके साथ क्या आ गया कि फिर ये हैबिचुअल एक्शन पास्ट टाइम का बता रहा है। तो फिर यहां पर क्या आएगा? हैबिचुअल एक्शन जैसे आया तो V2 आएगा, V1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? V1 आएगा, या आएगा V5। अब यहां पर क्या है कि चूंकि ये हैबिचुअल एक्शन किसका है?
तो पास्ट का है तो मेरा V1 इस्तेमाल नहीं होगा, मेरा V5 इस्तेमाल नहीं होगा। चूंकि ये नंबर न्यूट्रल होता है, सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम क्या कहेंगे, रोहन प्लेड। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पास्ट की इसकी आदत थी, रोहन खेलता था। हाँ, अब देखिए इसे वो कहेगा रोहन खेलेगा, तो फिर इसमें टाइम नहीं है, अनसर्टेन है और एजम्पशन है, क्या हो जाएगा रोहन। और फ्यूचर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, यहां पर विल प्लस ओरिजिनल फॉर्म, क्या हो जाएगा रोहन विल प्ले। सिंपल है। आप देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई रूल नहीं है। अगर जो शुरुआत से मैंने पढ़ाया है इसको अगर आप ढंग से समझ गए हैं, ठीक है, कि टाइम क्या है, टेंस क्या है, फिर टाइम का असली थीम क्या है, इसका पहचान का तरीका क्या है, ये देखिए, उसके बाद वर्ब के फॉर्म क्या है, वो कैसे काम करता है कि V1 जो है वो प्लूरल और IU के साथ इस्तेमाल होता है, V2 जो है वो न्यूट्रल है, सबके साथ इस्तेमाल होता है, V5 सिंगुलर है, और इसमें मैंने तो बताया कि इसके हिसाब से सिंगुलर प्लूरल करें। चलिए इसके सेंटेंस को बना के देखते हैं। चलिए ये तो हो गया रोहन वाला, ठीक है। चलिए अगले पेज पर आते हैं। दिया कि वह खेल रहा है, ठीक है, वह खेल रहा था। चलिए हम इसको जब पढ़े तो यहां पर क्या दिख रहा है कि जिस समय मैंने देखा था एक्शन क्या था, रनिंग था। तो एक्शन जैसे रनिंग था तो मेरे पास क्या लगेगा, V4, ठीक है। और V4 के साथ क्या लगेगा, तो या तो इज लग सकता है, या लग सकता है आर, या लग सकता है एम। और ये कहानी किसकी है, प्रेजेंट की है, ठीक है। उसके साथ वॉज और वर, ये किसके साथ लगेगा, ये लगता है पास्ट के लिए, ठीक है। और विल के साथ ओरिजिनल फॉर्म मैंने बताया फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होगा, तो विल बी इस्तेमाल करेंगे। ये कहां इस्तेमाल होगा, फ्यूचर में इस्तेमाल होगा। मैंने कुछ नहीं किया है बॉस, मैंने यहां से आपको देखिए विल प्लस ओरिजिनल फॉर्म, तो इज का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, बी है ना, तो लग गया। अब यहां पर क्या करेंगे, ही, ठीक है। अब ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें क्या है, सिंगुलर क्या है, वॉज, तो लगाएंगे वॉज। और फिर क्या हो जाएगा, प्ले, प्ले के साथ ING चौथा फॉर्म लगाएंगे, प्ले। अगर इसी को हमको प्रेजेंट बनाना है कि वह खेल रहा है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। अब यहां पर ये वाला इस्तेमाल नहीं होगा, अब होगा इसमें से, तो कौन लगेगा, इज प्लेइंग, ठीक है। अब कोई कहे कि वह खेल रहा होगा, क्या हो जाएगा, ही। अब इसके साथ क्या लगेगा, विल बी, ठीक है, क्या आ जाएगा, विल बी, और फिर क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्लियर है। तो ये इसी तरीके से काम करेगा यहां पर, ठीक है। अब परफेक्ट का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, जैसे देखा कि मैंने तुम्हें देखा है, ठीक है। इसके लिए क्या है, काम फिनिश्ड दिख रहा है, देखा है मतलब देख लिया, कभी पहले की बात कह रहा है, और एक्शन यहां पर फिनिश्ड है। टाइम क्या है इसका, प्रेजेंट दिख रहा है, ठीक है। तो क्या लगेगा इसके साथ, V3, और V3 आता है तो क्या लगता है, हैव, हैड और हैज। ये क्या है, V1, ये क्या है, V2, और ये क्या है, V5। अब यहां पर जब ही कहा है, तो जब ही कहा है तो इसका मतलब मेरा ये खत्म हो गया, ये नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि V2 जो होता है वो पास्ट के लिए यूज होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई, ठीक। उसके साथ क्या लगेगा, आई के साथ मैंने कहा था V1 वाली कैटेगरी जाती है, तो ये लगेगा, क्या हो जाएगा, हैव। अब यहां पर देखना का सी का तीसरा होता है सीन और यू। तो इस तरीके से आप बिना रूल को पढ़े हुए भी टाइम एंड टेंस यानी एक्शन वाले सेंटेंस को बना सकते हैं, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है। तो एक समरी कर देते हैं हम यहां पर। जैसे किसी ने कहा आई प्ले, ठीक है, फिर क्या आएगा, आई एम प्लेइंग, जरा देखिएगा, फिर आएगा आई हैव प्लेड। ये आपकी प्रेजेंट की हो गई, ठीक है। ये इंडेफिनिट, ये कंटिन्यूअस, और ये क्या हो गया, परफेक्ट। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि इसमें लगा हुआ है V3,
इसमें लगा हुआ है V4 और इसमें लगा हुआ है V1। अब इसी को अगर आपको पास्ट में करना है तो कुछ नहीं करना, सबका हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना। क्या करना? सबका हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना। क्या हो जाएगा? इसमें लगेगा V2, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब हिडन होता है, तो I played। इसमें क्या होगा? I was playing। इसमें क्या होगा? I had played। और इसी को जब आपको फ्यूचर करना होगा तो आप क्या करोगे? I will play और क्या हो जाएगा? I will be playing और इसमें क्या होगा? I will have played। तो उम्मीद है कि यहां पर जो आज के सेशन में हमने आपके सामने टाइम एंड टेंस का पहला बिना रूल वाला एक रिव्यू सेशन रखा, ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला और बहुत कुछ याद दिलाने वाला था और पढ़ करके मजा आया। अगर मन में कोई दुविधा है, कुछ पूछना है तो बिल्कुल कमेंट का स्वागत है। कमेंट में भर के लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। हम अगले दिन उसके एक्सप्लेनेशन पर फिर आपके सामने उसको लेकर के उपस्थित होंगे। देखिए, मेरा उद्देश्य यह है कि आपने कहीं से भी पढ़ाई की है, आप अगर रूल रट करके बनाते हैं तो ये आपके लिए डेंजरस है, आपको उसको समझना पड़ेगा। तो वीडियो को यहाँ समाप्त करने के बाद जो आपने नोट डाउन किया है, नहीं किया है तो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए और रिव्यू करके मिला करके अपने रूल्स वगैरह के साथ देखिए और ये देखिए कि आप इसमें कितना डिफरेंस फील करते हैं और कितना ये आसान हुआ है। लिख करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद तो ये है, उम्मीद तो कर सकते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, उसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय आज बता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विद टूल्स से दिस इज BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.